प्यारे बच्चों, क्लास 11th इतिहास का वीकली टेस्ट हो गया होगा या होने वाला है। जेसीईआरटी द्वारा वीकली टेस्ट लिया जाता है और इसका स्लोगन है बेहतर शिक्षा के लिए नियमित मूल्यांकन। मतलब परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं तो अपना मूल्यांकन नियमित स्वयं करें। तो इसी के लिए ये क्वेश्चन और वीकली टेस्ट लिया जाता है ताकि आप अपना मूल्यांकन कर सकें। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और इतिहास के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, बड़े सामंत के घर को क्या कहा जाता था? तो बड़े सामंत के घर को हम लोग मेनर कहते थे। तो पहला का आपका ए हो जाएगा मेनर। दूसरा है रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा जो थी वो लैटिन थी। तो दूसरा का आपका बी हो जाएगा लैटिन। तीसरा है जर्मनी की फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया? तो ये आपका निर्माण किया था फ्रांस का। तो तीसरा का यहाँ सी हो जाएगा फ्रांस। चौथा है ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? तो माना जाता है ग्रेगोरी को। ग्रेगोरी को प्रथम ईसाई धर्म का प्रथम पोप माना जाता है। चार का आपका ए हो जाएगा। पाँच है प्रांतों के प्रमुख धर्माधिकारी कहलाते थे। तो उसको हम लोग कहते थे आर्क बिशप। तो यहाँ पांचवा का आपका ए हो जाएगा आर्क बिशप। छठा है सामंतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया? तो ये आपका काम किया था मार्क ब्लॉक ने। तो यहाँ पर आपका छठा का ए हो जाएगा। सातवां है मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 10 नवंबर 1483 ईस्वी को। फिर है फाइव क्या है? तो फाइव जो है वो जागीर को कहा जाता है। आठवां का ए हो जाएगा। नौवां है जर्मनी किस महादेश में है? तो जर्मनी जो है वो आपका यूरोप महादेश में है। तो नौवां का बी हो जाएगा। 10वां है इन फ्रेंच ऑफ फोली पुस्तक के लेखक कौन है? तो उनके लेखक जो है वो है आपका इरास्मस है। उसके बाद हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी देख लेते हैं फटाफट। फाइव किसे कहते हैं? तो जागीर को फाइव कहा जाता था। फिर है अर्ल या ड्यूक कौन थे? तो राजा जिन लॉर्ड्स को जागीर प्रदान करता था उन्हें ड्यूक या अर्ल कहते थे। मतलब राजा जिसको जागीर देता था, सामंत जिसको बनाता था उसी को ड्यूक या अर्ल कहा जाता था। अब है सामंतवाद से आप क्या समझते हैं? ये लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका। तो इसका आंसर है सामंतवाद एक ऐसी मध्ययुगीन प्रशासकीय प्रणाली और सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें स्थानीय शासक सामंत उन शक्तियों और अधिकारों का उपयोग करते थे जो राजा अथवा सम्राट से प्राप्त होते थे। सामाजिक दृष्टि से समाज प्रमुखता दो वर्गों में विभक्त था, सत्ता और अधिकारियों से युक्त राजा और उसके सामंत तथा अधिकारियों से वंचित कृषक और दास। मतलब एक सत्ता वर्ग था और एक गुलाम वर्ग था। गुलाम में आपका कृषक और दास आते थे और सत्ता वर्ग में आपका सामंत और राजा आते थे। इन सामंतवाद के तीन प्रमुख तत्व थे, जागीर, संप्रभुता और संरक्षण। कानूनी रूप से राजा या सम्राट समस्त भूमि का स्वामी होता था। समस्त भूमि विविध श्रेणी के स्वामित्व के सामंतों में और वीर सैनिकों में विभक्त थी। भूमि धन और संपत्ति का साधन समझी जाती थी। सामंतों में यह वितरित भूमि उनकी जागीर होती थी। व्यवहारिक रूप में इस वितरित भूमि के भूपति अपनी अपनी भूमि में प्रभुता संपन्न होते थे। इन सामंतों का राजा या सम्राट से यही संबंध था कि आवश्यकता पड़ने पर वे राजा की सैनिक सहायता करते थे तथा वार्षिकी निर्धारित कर देते थे। मतलब वर्ष में उनको कर देते थे। समय समय पर राजा या सम्राट को उपहार में धन भी देते थे। वे सामंत अपने क्षेत्र में प्रभुत्व संपन्न होते थे और वहां शांति और सुरक्षा बनाए रखते थे। वे कृषकों से कर वसूल करते थे और उनके मुकदमे सुनकर न्याय भी करते थे। 14 नंबर क्वेश्चन है शार्लमैन को स्वर्ण मुकुट पहनाकर पवित्र रोम साम्राज्य का शासक किसने नियुक्त किया? तो ईसाई धर्म के एक उत्साही रक्षक के रूप में अपनी भूमिका में शार्लेमेन ने ईसाई चर्च को धन और जमीन दी और पोप की रक्षा की। शार्लेमेन
की शक्ति को स्वीकार करने और चर्च के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के तरीके के रूप में पोप लियो तृतीय, देखिए शार्लमैन को स्वर्ण मुकुट पहनाकर पवित्र रोम साम्राज्य का शासक किसने नियुक्त किया, तो यहाँ हो जाएगा पोप लियो तृतीय ने जो किया था वो 25 दिसंबर 800 को रोम के सेंट पीटर बेसिलिका में शार्लमैन को रोमनों के सम्राट और विशाल पवित्र रोमन साम्राज्य के पहले शासक का ताज पहनाया। पवित्र रोमन सम्राट के रूप में शार्लमैन एक प्रतिभाशाली राजनायक और अपने नियंत्रण वाले विशाल क्षेत्र का सक्षम प्रशासक साबित हुआ। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया और कैरोलिंगियन पुनर्जागरण को प्रोत्साहित किया, जो विद्वता और संस्कृति पर नए सिरे से जोर देने का काल था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 15वां नंबर, मध्यकालीन मठों का क्या कार्य था। तो मध्यकाल में धार्मिक गतिविधियों के केंद्र मठ भी होते थे। मठ प्रायः बस्तियों से दूर होते थे। मठों में धार्मिक गतिविधियां संचालित होती थी, जैसे धर्म का प्रचार प्रसार करना, सुबह शाम प्रार्थना करना, अध्ययन व अध्यापन का कार्य करना और मठ के आसपास की जमीनों में कृषि कार्य करना। मठों में रहने वाले भिक्षु का कार्य भी करते थे, अर्थात मठों में रहने वाले कुछ लोग भिक्षा मांगकर मठों में रहने वाले सभी लोगों का जीवन यापन की जरूरी वस्तुओं का इंतजाम भिक्षा से करते थे। लास्ट क्वेश्चन आपका, फ्रांस के प्रारंभिक सामंती समाज के 2 लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो पहला लक्षण है, फ्रांसीसी समाज मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित था, पादरी, अभिजात वर्ग, कृषक वर्ग। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप होते थे और कैथोलिक चर्च से संबंध रखते थे। चर्चों, यहाँ चर्को लिखा गया है, चर्चों तथा पादरियों पर राजा का नियंत्रण नहीं रहता था। अभिजात वर्ग राजा पर निर्भर रहता था, किंतु तृतीय वर्ग की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। संसार में सर्वप्रथम सामंतवाद का उदय फ्रांस में हुआ। किसान अपने खेतों पर काम के रूप में सेवा प्रदान करते थे और जरूरत पड़ने पर वे उन्हें सैनिक सुरक्षा प्रदान करते थे। तो बच्चों, ये थे आपके वीकली टेस्ट के आंसर। इतिहास के बच्चों तक यह वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।